नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कई नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डायमोनियम फॉस्फेट पर अनुदान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध। कुफरी पंचायत के कुंडी गांव में निजी कंपनी द्वारा अवैध डंपिंग का मामला आया सामने। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक। कांग्रेसी नेता हरीश जनार्था ने रामनगर वार्ड को किया सैनिटाइज। लोगों से सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाकर राज्य को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य पुलिस को बड़े नशा तस्करों के अलावा छोटे तस्करों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भांग और अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने और नशा तस्करी की संपत्ति को अटैच करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत कुल 2126 मामले दर्ज किए गए हैं और 2909 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर अनुदान में 140% वृद्धि कर राहत प्रदान करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों को इस उर्वरक पर मिल रहे अनुदान को 500 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी किसानों को यह उर्वरक पुराने मूल्य पर ही उपलब्ध होगी। शिमला के साथ लगती कुफरी पंचायत के कुंडी गांव में निजी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे अपार्टमेंट के विरोध में स्थानीय लोग उतर आए हैं। निजी कंपनी द्वारा मलबा जंगलों में डंप किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों पेड़ों को नुकसान हो रहा है। मलबे से गांव के प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं। स्थानीय लोगों ने कंपनी पर मनमर्जी से काम करने के अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहाँ पंचायत प्रतिनिधियों ने कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की। कुफरी पंचायत के उप प्रधान शासन दत्तरी का कहना है कि निजी कंपनी द्वारा निर्माण को लेकर कोई एनओसी पंचायत से नहीं ली गई है और यहां पर अवैध डंपिंग की जा रही है, जिससे पेड़ों को नुकसान होने के साथ साथ यहां पर प्राकृतिक जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। साथ ही कंपनी द्वारा आसपास अवैध कब्जा भी किया गया और वहां भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर जब कंपनी वालों से बात की गई तो लोगों को डराया धमकाया गया और गाली गलौज भी किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रशासन और सरकार को भी शिकायत की जाएगी और कार्रवाई नहीं होती तो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। जिनका ये फॉर्म है, जिनकी अंडर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन्होंने लोकलाइट्स के साथ बदतमीजी की थी सर, और इसमें गाली भी दी गई है हिमराज जी को, जिनकी प्रॉपर्टी एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है साथ में है, और साथ में इनकी इलीगल डंपिंग का भी हम लोगों के पास आया है। और इनका इलीगल जो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर का है, इसका भी पेड़ के ऊपर जो है इलीगल तरीके से इसको किया गया है। इस पे जो लोकलाइट्स हैं हम लोगों के साथ यहाँ पे, और आज हमारे माननीय जो एमएलए है श्री अनिरुद्ध सिंह राणा जी, वो भी हम लोगों के यहाँ पे आए और मौके पे आए हैं। तो हम लोगों ने कंप्लेंट की है इसके रिगार्डिंग, और अगर ये डिपार्टमेंट, हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग डीसी सर के पास भी जाएंगे, पंचायत से भी एक रेजोल्यूशन हम लोग देंगे, और इनकी कंप्लेंट भी हम लोगों के पास आई है जो लोकलाइट्स ने की है। हम डिपार्टमेंट्स को भी ये इशू करेंगे कि ये कंप्लेंट्स हम लोगों की यहाँ सर, ये जो नेचुरल सोर्सेज है सबसे पहले तो वो इफेक्ट हुए हैं, तो एनजीटी को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे पाइपलाइंस भी है लोकलाइट्स की, जो दूसरी पंचायतों में भी जाती है और आसपास के लोगों के लिए भी जाती है, तो वो डैमेज हुई है, उसका भी हम लोगों ने वो किया है, फोटोज़ भी कैप्चर की है लोकलाइट्स ने यहाँ पे। और ये एनजीटी के अंडर ये उसकी रूल्स की अवेलना है ये, कि ये इलीगल डंपिंग भी कर रहे हो, और इनका जो स्टूल है, जो सीवरेज है, वो टैंक वो एक्चुअल में बिल्टअप नहीं हुआ है, तो वो भी सारा नीचे नेचुरल सोर्स में जा रहा है। वहीं विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा उनके पास शिकायत की गई थी कि यहां पर निजी कंपनी द्वारा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है और अवैध रूप से डंपिंग भी की जा रही है।
वे जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि यहां मलबा जंगल में डंप किया जा रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। वहीं सरकारी जमीन पर भी अवैध रूप से काम किया जा रहा है। ये मामला सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, साथ ही कोर्ट में भी जाने से वे पीछे नहीं हटेंगे। कल ही जो है सूचना मिली गांव वालों के द्वारा, जो यहाँ पर प्रधान है, वाइस प्रधान है और पूर्व प्रधान जो हैं, जो रह चुके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके द्वारा सूचना मिली थी मेरे को कल कि यहाँ पे अपार्टमेंट बन रहे हैं और जंगल में जो है मिट्टी फेंकी जा रही है। उसी करके आज सारे लोग जो है, यहाँ के वरिष्ठ जो लोग हैं, सीनियर लोग सभी इकट्ठा हुए, यूथ भी इकट्ठा हुए, प्रधान जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रधान हमारे साथ है, और पूरा आज मुआयना किया गया इनको साथ लेके। आप देख ही रहे हैं कि जैसे जंगलों में जो डंगे लगाए गए हैं, और इनका जो है अतिक्रमण का जो है केस इनके ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि कल मेरी इनके सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हम अपना गेट जो है आगे लगाना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन करके हमारे को दिया है, जो मेरे को बोला गया कि सैंक्शन किया है। तो मेरी बात ये हुई कि सैंक्शन तो प्रोजेक्ट हो सकता है, पर फॉरेस्ट की लैंड नहीं हो सकती। तो इसी के चलते जो है आज हम यहाँ पे आए हैं मौका देखने के कैसा है। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग बाहर से आके यहाँ पे गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, आपने देखा है यहाँ सोर्सेज पानी के दबे हैं, जंगलों में मलबा पड़ा हुआ है, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और प्रोजेक्ट की भी पूरी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी 2010 में शायद ये नक्शे पास हुए थे, तब से लेकर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे इधर मौजूद हैं। यहाँ पे ना पंचायत की एनओसी ली गई है, ना इस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो इनके मैप्स टीसीपी में पास हुए थे वो 3 मंजिल के हुए थे। आप खुद अपने सामने देख रहे हैं कि 5-5 मंजिलें लोग बना रहे हैं, 2-2 मंजिलें तो दबा दी हैं। तो इनका जो है रिवाइज्ड अभी शायद उन्होंने सबमिट किया है या नहीं किया है टीसीपी में, वो अभी जैसे दफ्तर खुलेंगे वैसी जानकारी लेंगे, और हम इनके खिलाफ जो है पंचायत के द्वारा तो है ही है, पर कोर्ट के द्वारा भी हम इनका स्टे लेंगे। कोरोना काल में सुरक्षा मानकों का पालन करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां नगर निगम शिमला द्वारा जगह जगह सैनिटाइजेशन की जा रही है, तो वहीं कई लोग अपने स्तर पर भी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर हरीश जनार्था ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सहयोग से निगम की परिधि के अंतर्गत आने वाले रामनगर वार्ड को सैनिटाइज किया और लोगों से सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की। कांग्रेसी नेता एवं नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर हरीश जनार्था ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से शिमला शहर के प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड को सैनिटाइज करने के अलावा फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सुरक्षा किटें भी दी जा रही है, ताकि वे भी सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि बाकायदा वॉलंटियर्स के फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, और जब भी उन नंबर्स पर सैनिटाइजेशन के लिए या कोरोना मरीज को खाना देने के लिए फोन आता है, वहां वॉलंटियर्स जाकर लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि वे सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करें और बहुत जरूरी कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, तभी संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपके माध्यम से पहले भी ये मैसेज दिया था कि हमने एक हेल्पलाइन जारी की है, उसमें सारे नंबर्स हमने दिए हैं। उसके कारण अब हमारे को काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं हम वहाँ पे जाके प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राशन देने का है या फिर मेडिकल सपोर्ट करने का है, दवाइयाँ देने का है, या फिर कहीं जो क्वारंटाइन हुए हैं उनको पका पकाया खाना देने का है। वो पूरा प्रयास हो रहा है और हमारी टीम पूरा इस पर काम कर रही है। आज हम रामनगर एरिया में आए हैं। ये काफ़ी बड़ा वार्ड है और ये क्लस्टर्ड वार्ड है, थोड़ा यहाँ मकान काफ़ी नज़दीक बने हैं। तो हमारा आज ये प्रयास है कि आज हम शाम तक पूरा रामनगर कंप्लीट करें। हमारे 5-6 पिट्टू मशीन चली हुई है, और साथ में हमारे पास 1000 लीटर की एक पिकअप टैंक साथ में चला है, जिसमें स्प्रेयर्स हैं। तो हम सारे पब्लिक प्लेसेस और जहाँ जहाँ पे भी लोगों का आना जाना है उस एरिया को पहले सैनिटाइज करें। उसके बाद हम घर घर जाके गलियों में जाके सैनिटाइज करेंगे। अब आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जिन जिन घरों में यहाँ पे पॉजिटिव लोग आए थे, तो उन घरों को जाके भी अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। हिमाचल में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस का मामला हमीरपुर में सामने आने से जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया है, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमों का गठन करके पूरे जिला भर में सतर्कता से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं, और लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे और डायबिटीज के मरीजों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि इन मरीजों में ब्लैक फंगस होने का ज्यादा अंदेशा बना रहता है।
सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि यह कोविड की बीमारी नहीं है और एक दूसरे से नहीं फैलती है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी केवल उसी व्यक्ति को हो सकती है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कोविड महामारी के बाद कमजोर हो गया हो, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से डायबिटीज मरीजों को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा बना रहता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अब ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए पूरी रणनीति बनाई है ताकि यह बीमारी फैल ना सके। अग्निहोत्री ने लोगों से आह्वान किया कि लोग उचित मात्रा में ही स्टेरॉयड का प्रयोग करें ताकि ब्लैक फंगस पर काबू पाने के लिए सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज मरीजों का स्वास्थ्य विभाग फॉलोअप कर रहा है, जिससे जागरूकता कैंपों में भी लोगों को बीमारी के बारे में बताया जाएगा ताकि सभी सचेत हो सकें। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ये कोई कोविड की बीमारी नहीं है कि एक आदमी से दूसरे को फैलेगी। ये उसी आदमी को होगी जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कोविड हुआ है और इम्यूनिटी किसी कारण लो हुई है, उन लोगों में ये लक्षण पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाएगी। वो ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ऐसा ये एक दूसरे को नहीं फैलेगा। ये उसी हमारे में भी वो फंगस कई तरह के हमारे अंदर कीटाणु हैं, फंगस है। इस टाइम भी हर आदमी में हजारों किस्मों के कीटाणु या फंगस होते हैं, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं करते हैं। कुछ उसमें से हमें फ़ायदा करते हैं, कुछ नुकसान कर सकते हैं। नुकसान वो तब करते हैं जब हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, बॉडी की जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, अगर वो कम हो जाती है फिर वो हावी हो जाते हैं। दुश्मन हावी तभी होता है ना जब हमारा डिफेंस सिस्टम काम ना करे। तो इस जो फंगस है इसका भी यही है कि जब हमारा अंदर का सिस्टम वीक हो जाएगा तभी अटैक वो करेगा, ऐसे नहीं अटैक वो कर पाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अधिकतर व्यापारिक संस्थानों को सरकार द्वारा पूर्णतया बंद कर दिया गया है ताकि शहर में भीड़भाड़ न हो और संक्रमण का खतरा न रहे। पर्यटन नगरी खजियार, डलहौजी और चंबा के सभी होटल बंद पड़े हुए हैं। इस समय में इन पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। यही वजह है कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी कारोबारी मंदी की मार झेल रहे हैं। हालांकि कुछ एक होटलों में इक्का दुक्का लोग ठहर जाते हैं, लेकिन अधिकतर होटल मालिकों को मंदी की मार से दो चार होना पड़ रहा है। पहले हमारा कारोबार बड़ा अच्छा चलता था, लोग आते थे, घूमते थे, घरों से बाहर निकलते थे, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन आज ये लॉकडाउन जो लगा है, लेकिन इसमें हमारी ही सेफ्टी है, ये तो अच्छी बात है, तभी ये बीमारी ख़त्म होगी। लेकिन अब हमारा कारोबार बिल्कुल जो है मतलब ख़त्म हो गया है और इसमें जो हमारी अब हम चाहते हैं कि ये बीमारी जल्दी जल्दी ख़त्म हो ताकि ये हमारा कारोबार दोबारा चले। एक्चुअली ये कोरोना से पहले जो ये सीज़न था ये पूरा का पूरा पैक ही जाता था होटल्स के लिए भी, चाहे आप खजियार डलहौजी की बात कर लो, चाहे चंबा की बात कर लो, पूरे हिमाचल की बात कर लो। पर अभी जब से कोरोना लगा हुआ पिछले साल से, तो जो बिजनेस है 20% के आसपास ही बचा हुआ है हम लोगों का। और वो भी पिछली बार भी जो होटल था वो 15 सितंबर के आसपास खुले थे, इवन कई जगह पे तो खुले भी नहीं थे। तो उसमें भी क्या था कि जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह की आवाजाही थी बड़ी कम थी, लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं लोकल पब्लिक। और इस वजह से क्या है कि जो हम लोगों के जो सैलराइज जो पर्सन रखे हुए 6 से 8 लोग रखे हुए थे, उनकी सैलरी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। पिछले साल तो हम लोगों ने किसी तरह से अपनी सेविंग से दे दी, लेकिन कितना टाइम तक चला सकते हैं अपनी सेविंग से भी। सभी के कारोबार इस वक्त आपको पता है कोरोना की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। सभी लोग कर्जे में डूब चुके हैं और कारोबार की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सरकार से विनती की इसके बारे में कुछ सोचा जाए। ये जो अभी सीज़न है ये पीक सीज़न होता है, टूरिस्ट का आना जाना और कैफे गैदरिंग रहती थी, इस वजह से सभी के कारोबार रहते थे, सभी के पास टूरिस्ट रहते थे, होटलों में टूरिस्ट रहते थे और उसी की वजह से बाज़ार में चहलोकदमी रहती थी। पर अब कोरोना की वजह से टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं तो सभी के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, कर्जे निकालना मुश्किल हो गया है। सरकार से ये मांग है कि सभी के बारे में सोचा जाए, चाहे वो होटल हों, चाहे वो रेडी लगाने वाले हों, सभी के बारे में सोचा जाए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि वैक्सीन डोज बुक करवाने की व्यवस्था से जनता परेशान है और समाज में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू तो कर दिया, परंतु पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सरकार अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में टीकाकरण को लेकर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न होने की आशंका है। प्रेम कौशल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सर्वप्रथम पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे और टीकाकरण केंद्रों में बढ़ोतरी करते हुए ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था के स्थान पर वॉक इन आधार पर टीकाकरण किया जाए। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शुरू की गई टीकाकरण योजना में खामियों के चलते जनता समझ नहीं पा रही जाए तो जाए कहाँ।
लोग स्लॉट में सर्च कर रहे हैं, फुल मिल रहा है, और यदि कहीं कोई खाली जगह मिल रही है तो जहाँ का कोई निवासी है उस स्थान से कोसों दूर सारा सिस्टम फॉल्टी है और एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति जो है टीकाकरण को लेकर वो जनता में और समाज में पैदा हो चुकी है। उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सरकार ने ये टीकाकरण का कार्यक्रम जारी किया और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तिलिस्म जो था उसमें जनता को उलझा दिया। वर्तमान में प्रदेश के अंदर जितनी वैक्सीन की आवश्यकता है उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जनता के अंदर, समाज के अंदर अनार्की फैलने की आशंका है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है उसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करे और जो वर्तमान व्यवस्था है वैक्सीन की बुकिंग का जो एक सिस्टम सरकार ने बनाया है इस सिस्टम में सुधार करते हुए घर के नज़दीक का जो टीकाकरण केंद्र है, पहले तो सरकार टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाए और फिर जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगनी है उसके घर का जो नज़दीक का टीकाकरण केंद्र है उसमें वॉक इन सिस्टम के माध्यम से लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो सरकार सुनिश्चित करे। प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 44 साल के युवाओं की वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन इस दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केवल कुछ समय के लिए ही ऑनलाइन पोर्टल खुला रहता है, जिस वजह से बहुत से युवा रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाते हैं। दरअसल युवाओं को अलग अलग सेंटर दिए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। चंबा के कई युवाओं को 15 से 20 किलोमीटर दूर तक के सेंटर मिल रहे हैं, जिस कारण कोरोना कर्फ्यू के चलते उन्हें सेंटर पहुंचने में परेशानी हो रही है। 18 से 44 साल के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का कार्य धीमी रफ्तार से होने के कारण युवाओं को काफी निराश होना पड़ रहा है। स्थानीय युवाओं ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि 18 साल से 44 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें उन्हें अपना सेंटर भी ऑनलाइन ही मिलता है। उन्होंने बताया कि कई बार वे अपने पास के सेंटर बुक नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण 15 से 20 किलोमीटर दूर वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसके लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए ताकि युवाओं को परेशानी ना हो। पहले तो ये है कि आपका जब भी पोर्टल खोलोगे आप तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, और जैसे ही पोर्टल खोल के हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें वो सेंटर नहीं मिल रहा है। जैसे हम चंबा में है, हमारा शहर जो हमारा चंबा शहर में हम तो हमें जो मिल रहा है सेंटर, हमें कहीं सलोनी जाना पड़ रहा है, कहीं हमें ग्यारह जाना पड़ रहा है, बरमौर जाना पड़ रहा है। तो ऐसी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि नियरेस्ट कोई नहीं है यहाँ पे हमें सेंटर मिल रहा। और जैसे भी हम नियरेस्ट सेंटर पे करेंगे तो उससे पहले ही वो बुक हो जाता है, और इसमें बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया कि 18 से ऊपर जो है वैक्सीनेशन के लिए, मगर सरकार के पास इतनी अभी तक वो सुविधा नहीं है वैक्सीन की। तो इनको जो है कि वैक्सीन के डोज बढ़ा के वो भेजने चाहिए इनको। और जो पोर्टल की समस्या है, और जैसे हो सके तो नियरेस्ट हमारे जैसे आंगनवाड़ी हो गए या फिर और हमारे जो नियरेस्ट जो स्कूल हो गए तो वहाँ पे वैक्सीनेशन इनको शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वैसे लॉकडाउन है तो आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाओगे यहाँ से तो आपको जो है एक तो पुलिस वाले पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो, आने जाने में दिक्कत है। तो इसके लिए जो सरकार का जो देखा जाए तो फुल प्रूफ प्रोग्राम है नहीं यहाँ पे। अगर जैसे चंबा का एरिया देखा जाए तो फार फ्लंग एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 17 सेंटर दिए थे पहले भी। तो लोगों को जैसे जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है। और जैसे जहाँ पे 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगवाना
तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा 300 लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। जैसे हमारे चंबा चौगान में ये व्यवस्था की जाए, हमारा ये सुल्तानपुर वाली साइड यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का जो पोर्टल है, तो ये इस हिसाब से खुल रहा है कि जैसे लोग ऑनलाइन हो रहे हैं और वैसे ही जल्दी ही ये पोर्टल बुक हो जा रहा है, स्लॉट बुक हो जा रहे हैं। यहाँ पे सभी ने अपनी ये रजिस्ट्रेशन कराई थी और इसके लिए जो जैसे टाइमिंग निर्धारित की है कि जैसे कहीं 12 बजे पोर्टल खुलेगा, तो वहाँ पे पोर्टल जो है वो 2:30 बजे खुल रहा है। तो इससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि अब बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी करनी है। जो कोई जैसे अपना यूथ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ रहा है यूथ, तो उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लगानी है। तो उस टाइम जैसे अपना जो पोर्टल है उसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। और लोगों को सेंटर आ रहा है, जैसे कहीं पुखरी आ रहा है, कहीं चनेड़ आ रहा है, कहीं गहरा आ रहा है, तो अपना टाइम जो वैल्यूएबल टाइम है इसको अपना ख़त्म करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार को जो टोटल वैक्सीनाइजेशन होनी है उसके डोजेज़ हैं उसको स्टोर कर ले, उसके बाद ये व्यवस्था की जाए कि जल्द से जल्द लोगों को ये लगाया जाए। और एक इसका जो वाइड लेवल पे इसका जो प्रचार होना है तो लोगों को सही बयान जाए। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। आए दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से माल भाड़े में भी वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से सारी चीजों की कीमतें आसमान छूती जा रही है। थोक विक्रेता भी इस बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से काफी परेशान है। आए दिन माल भाड़ा बढ़ रहा है, वह चीजों की कीमतें बढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे दुकानदार अपनी दुकान पर सामान बेचने के लिए थोक का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि कीमतें ही इतनी बढ़ रही हैं, जिससे उन्हें ग्राहकों को भी समझाना मुश्किल हो पा रहा है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। अगर चंबा मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 90 और डीजल 80 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसका सीधा सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। अगर सरकार ने समय रहते कीमतों पर पाबंदी नहीं लगाई तो लोगों को महंगाई की और मार झेलनी पड़ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से दूसरी जरूरत के सामान की कीमत भी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाएं, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। सर, ये लोगों की जेब पर सारा इसका असर पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी आ गई है, बाज़ार सारी मार्केट बंद है, और लोगों का जो है 2 वक्त की रोटी भी इनको जैसे घर में वो करना मुश्किल हो रहा है। तो एक तो पेट्रोल के दाम भी ज़्यादा हो रहे हैं, कामकाज सारा ठप पड़ा है। तो मेरी यही सरकार से गुंजाइश है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं इसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो एक तो किराया बढ़ रहा है और दूसरा आने जाने में दिक्कत हो रही है इनको, क्योंकि डीजल का दाम जो है बहुत बढ़ गया है। वो गरीबों पे ही असर पड़ता है, क्योंकि वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, आने जाने में उनको लिए बहुत दिक्कत हो रही है। वो तो सारी गरीबों के ऊपर ही मार पड़ रही है डीजल के दाम की। सरकार तो हम यही मांग करते हैं कि जैसे महामारी कोरोना चला हुआ है, इसके कारण जो है पेट्रोल के दाम जो है डीजल के वो कम होने चाहिए और महंगाई जो है वो भी कम होनी चाहिए। कि लॉकडाउन लगा हुआ, घर में बैठे हुए हैं, ना काम है ना कोई काज है, ठीक है नहीं। जो एम्प्लॉयज़ है उसको तो पे मिल जाती है, जो रिटायरी है उसको भी पेंशन मिल जाती है, जो एक गरीब आदमी है उसके लिए तो कुछ नहीं है, सबके लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। मतलब लॉकडाउन इज नॉट ए सोल्यूशन। कोरोना के लिए एक लॉकडाउन का सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को और भी कोई इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है शाम की और सुबह की, वो पेट्रोल कैसे डालेगा। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।